फ्रेंड्स, हॉरर किस्से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे एक लाश ने रागिनी की जिंदगी में भूचाल ला दिया। आइए देखते हैं रागिनी की जिंदगी में आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आप एंड तक देखें बिना स्किप किए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इतना कहकर रागिनी चुप हो जाती है। मैं भी विदा लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन बहुत अच्छे से बीत गई और फिर कोविड ने हम सबकी जिंदगी तहस नहस कर दी। पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। लॉकडाउन की वजह से रागिनी के पिताजी की नौकरी छूट गई और वो पूरे परिवार सहित गांव चले गए। लॉकडाउन के दौरान रागिनी से मेरी बातचीत, मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गई। लॉकडाउन में हमें ऑनलाइन क्लास करनी पड़ती थी, लेकिन बेचारी रागिनी के गांव में मोबाइल नेटवर्क अच्छा ना होने की वजह से पता नहीं वो पढ़ पाती थी या नहीं। बस यही ख्याल मुझे बार बार परेशान करती थी। लेकिन मेरी हजारों कोशिशें करने के बाद भी रागिनी से कोई बातचीत नहीं कर पाई। इसी तरह एक साल बीत गया और लॉकडाउन में कुछ ढील मिलने लगी, तो मैंने रागिनी के गांव का पता लगाकर उससे मिलने जाने का फैसला किया और रागिनी को जानने वाले सभी के पास जाकर उसके गांव का पता लगाया। फिर उससे मिलने चल पड़ी। उसके गांव का नाम दीवानगंज था। मेरे मन में हजारों ख्याल आ रहे थे। बस में लगभग 3 घंटे चलने के बाद मैं रागिनी के गांव पहुंची। बस स्टॉप पर ही कुछ लोगों से रागिनी के बारे में पूछने लगी। जिससे भी मैं रागिनी के बारे में पूछती तो वो सभी मुझे अजीब नजरों से देखने लगते। तब किसी ने मुझे रागिनी का पता बताया और मैं उसी पते पर पहुंच गई। लेकिन मैंने एक अजीब बात नोटिस की। जिसने मुझे पता बताया था वो मुझे दूर तक जाते हुए देख रहा था। यह बात मैं तभी समझ नहीं पाई। खैर, अपनी सहेली से मिलने के लिए मैं बहुत बेकरार थी, तो मैंने किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। रागिनी के घर पहुंची तो देखा बहुत ही साधारण सा घर था। टीन के छत, मिट्टी की दीवार थी। घर के आसपास काफी पेड़ पौधे थे। घर के पीछे बांस की जंगल थी। घर का माहौल काफी भयानक था। अजीब सी खामोशी छाई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। रागिनी की मां ने दरवाजा खोला और वो मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। मैंने रागिनी के बारे में पूछा, आंटी, आंटी रागिनी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मैं बड़ी मुश्किल से आपके घर का पता ढूंढकर रागिनी से मिलने आई हूं। वो कहाँ है? फिर आंटी मुझे एक कमरे की तरफ दिखाते हुए कहती है, जाओ बेटी, मिल लो अपनी सहेली से। इतना कहते आंटी अपनी आंचल से आंसू पोंछने लगी। मैं धीरे धीरे दबे पांव रागिनी के कमरे की तरफ गई। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरी नसों में दौड़ती खून जैसे रुक गई। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मेरी प्यारी सहेली रागिनी अब बिल्कुल पिशाच बन चुकी थी। उसके हाथ पांव जंजीरों से बंधे थे। कमरे में अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैली थी। उसकी लाल और बड़ी बड़ी आंखें बहुत भयानक लग रही थी।
वो मुझे देखकर अजीब तरह से हंसने लगी, फिर अचानक गुर्राने लगी। उसके चेहरे पे खून लगे थे, उसके कपड़े भी फटे हुए थे, उसके शरीर में भी कटने के निशान थे। मैं ज्यादा देर तक रागिनी का सामना नहीं कर पाई और दरवाजा बंद कर दिया और आंटी के पास आकर रागिनी की ऐसी हालत के बारे में पूछने लगी। आंटी फिर से रोते हुए बताती है, हमें गांव आए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन सुबह के 10 बज रहे थे। रागिनी के पापा किसी काम से बाहर गए थे। रागिनी का भाई भी खेलने गया था। मैं घर में अकेली थी। 10 बजने के बाद भी रागिनी कमरे से बाहर नहीं आई थी। उसने दरवाजा भी नहीं खोला था। मैं रागिनी को जगाने के लिए दरवाजा खटखटाने लगी। बहुत देर तक खटखटाने के बाद भी रागिनी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे बहुत घबराहट होने लगी तो मैंने हमारे पड़ोसी रामू को सारी बातें बताई और उसे दरवाजा तोड़ देने को कहा। दरवाजा टूटते ही अंदर का नजारा देखकर मैं सर से पांव तक कांप गई। कुछ पलों के लिए मैं जैसे जम गई थी। मैंने और रामू ने देखा रागिनी एक ही रात में अजीब सी हो गई थी। उसका चेहरा और बदन बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी, जैसे उसके शरीर से सारा खून निकल गया हो। बिल्कुल सूख चुकी थी रागिनी। शायद उसने खुद को खरोचा था, क्योंकि उसके गले और बदन में खरोचने के निशान थे और वो एक चाकू से दीवार को कुरेद कुरेद कर कुछ लिखने या बनाने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज से उसने जैसे ही मेरी तरफ पलट कर देखा तो मैं डर गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चमक रही थी और रागिनी के होठों पे भयानक सी हंसी थी और रागिनी होठों पे भयानक सी हंसी लाकर अजीब सी आवाज में कहती है, माँ, मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे पानी दो। ये सुनते ही मैं तुरंत उस कमरे से निकल गई। फिर रामू मेरे पास आकर कहता है, भाभी, ये जो कुछ भी रागिनी के साथ हो रहा है बहुत ही अजीब है और भयानक भी है। रागिनी को जल्द से जल्द किसी जानकार ओझा या तांत्रिक को दिखाइए। उसी शाम जब रागिनी के पापा घर आए तो मैंने सारी घटनाएं बता दी। रागिनी के पापा ने भी उसके कमरे में जाके देखा तो रागिनी उसी हालत में थी। रागिनी के पापा भी बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत अच्छे तांत्रिक का पता लगाया और सुबह होते ही तांत्रिक के पास चले गए। उन्होंने रागिनी से जुड़ी सारी बातें तांत्रिक को बता दी और उनको अपने साथ लेकर घर आ गए। तांत्रिक ने जैसे ही हमारे आंगन में कदम रखा वो अचानक कुछ सूंघने लगे। फिर उन्होंने कहा, बहुत ही सड़ी हुई मांस की बदबू आ रही है, यह अच्छा संकेत नहीं है, बहुत ही बुरी आत्मा का वास है यहाँ। फिर वो वहीं आंगन में अपने लिए आसन बिछाने के लिए कहते हैं और कुछ मंत्र पढ़कर कुछ करने लगते हैं। फिर एक गोल घेरा बनाकर वहां रागिनी को बिठाने के लिए कहते हैं। रागिनी जैसे ही घेरे के अंदर बैठती है वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है और फिर अचानक शांत हो जाती है और तांत्रिक को घूर कर देखते हुए कहती है, ए तांत्रिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू क्या सोचता है
तू मुझे यहां से निकाल पाएगा? तू मुझे इससे अलग कर पाएगा? मैं कभी इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा और तू कोई कोशिश भी मत करना, नहीं तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। यकीन ना आए, कोशिश करके देख ले। इतना कहकर रागिनी भयानक हंसी हंसते हुए वहां से उठकर कमरे में चली जाती है। तांत्रिक उदास होकर रागिनी के पिता को कहते हैं, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, रागिनी को अपने साथ लेकर ही जाएगी। जिस दिन राजीव वर्मा ने आत्महत्या की थी उस दिन अमावस्या थी, इसीलिए वो आत्मा इतनी शक्तिशाली है। इसीलिए रागिनी को अपना शिकार भी बनाया। अब ये रागिनी के साथ ही रहेगा। आपकी बेटी जब तक जिएगी ऐसे ही जिएगी। फिर रागिनी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, लेकिन और भी खतरनाक हो जाती है। फिर आंटी कहती है, एक दिन रागिनी के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मांस की हड्डियां चबा के खा रहा हो। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और मैंने देखा रागिनी किसी नर पिशाच की तरह एक जिंदा मुर्गे को नोच नोच कर खा रही थी। मुर्गे की गर्दन को दांत से चीर रही थी और जैसे ही रागिनी की नजर मुझ पे पड़ी, वो एक भयानक सी हंसी हंसती है। उसके चेहरे और दांतों से खून टपक रही थी। तभी एक अदृश्य शक्ति मुझे उछालकर आंगन में गिरा देती है और मेरी चीख निकल जाती है। मेरी चीख सुनकर रागिनी के पापा दौड़ कर आते हैं और वो भी रागिनी का ऐसा भयानक रूप देखकर बहुत डर जाते हैं। हम सब तभी बहुत लाचार हो गए थे। हम कुछ कर भी नहीं पाते थे। क्या करते? अपनी बेटी को धीरे धीरे मौत के मुंह में जाते देखते रहे। रागिनी एक रात अचानक कमरे से गायब हो गई। दरवाजा बाहर से बंद थी, तो रागिनी कैसे बाहर निकल सकती है? यही सोचकर हमने उसको चारों तरफ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। अचानक टीन के छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। मैंने ऊपर देखा तो रागिनी छत पे इधर से उधर चल रही थी और फिर बदहवास होकर उछलने लगी और बांस के जंगल में छलांग लगा दी। हम सभी ने टॉर्च जलाकर रागिनी को ढूंढने बांस के जंगल में जाते हैं। वहां एक बांस के तने पर रागिनी पड़ी हुई मिली। उसके कपड़े इधर उधर से फट चुके थे। उसका शरीर भी कट फट गया था। वो पूरी तरह से लहूलुहान हो चुकी थी। उसे हम सब उसके कमरे में ले आए और उसे जंजीर से बांध कर रख दिया ताकि वो फिर से बाहर ना निकल सके। तब से रागिनी ऐसे ही बंधी हुई है। फिर आंटी लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, हमने रागिनी को खो दिया है। ये जो हमारे साथ है ये रागिनी नहीं, कोई पिशाच है। ये पिशाच रागिनी की जान लेकर ही इस घर से जाएगी। आंटी फिर रोने लगती है। उनका रोना देखकर मेरी भी आंखें भर आती है। फिर आंटी मुझे खाना खाने बिना लौटने नहीं देती। भरे मन से मैं खाना खाकर शायद आखिरी बार रागिनी को देखती हूँ। फिर मैं रोते रोते वापस बस स्टॉप पर आकर बैठ गई। तब तक शाम हो चुकी थी।
सूरज डूब रहा था। सुमन अपनी कहानी खत्म करती है, लेकिन गौरव बहुत उदास था। उसे रागिनी से हमदर्दी हो गई थी। सुमन जब गांव से वापस कॉलेज गई और हॉस्टल से जब भी माँ को फोन करती तो गौरव हमेशा सुमन से रागिनी के बारे में पूछता और सुमन कहती खराब नेटवर्क की वजह से रागिनी की माँ से बात नहीं हो पाई। इसी तरह एक दिन सुमन फिर घर फोन करती है। तभी गौरव माँ के हाथ से लगभग फोन छीनते हुए कहता है, दीदी, रागिनी के बारे में कुछ पता चला? वो कैसी है? तब सुमन कहती है, बहुत कोशिश करने के बाद आखिर आंटी का फोन लग गया। फिर मैंने रागिनी के बारे में पूछते ही आंटी रोते रोते बोली, सब खत्म हो गया। रागिनी हम सबको छोड़कर चली गई। एक सुबह मैंने उसके कमरे में जाकर देखा तो उसकी बेजान लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। वो हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। इतना कहकर फोन कट हो जाता है। गौरव ये सब सुनकर फोन रखते हुए कहता है, हाँ, मेरा गला सूख रहा है, पानी दे मुझे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।